स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को जिनकी कल टीजीटी की परीक्षा है, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बेहतर करके आएँ, अच्छा करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट कह रहा है बाणभट्ट की आत्मकथा, सेकंड जो है वो दूसरा शेखर एक जीवनी, तीसरा मैलांचल और चौथा गोदान। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में कौन सा विकल्प होगा। तो अगर हम ऊपर से देखने की कोशिश करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 46 में है, शेखर एक जीवनी का भाग पहला 1941 में है, मैला आंचल का प्रकाशन 54 में है और गोदान का 36 में है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो विकल्प पहला जो है वो क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंधित लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको इनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। और कह रहा आधा गांव, पहला जगदीश चंद, ब जिंदगी नामा, राही मासूम रजा, सौ धरती धन्नापना, कृष्णा सोबती, और दो कह रहा है कि मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसको आपको जो है वो इनके उपन्यासों के साथ क्रम से मिला देना है और नीचे दिए विकल्प में से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आधा गांव की बात करें तो ये राही मासूम रजा, औ का दूसरा हो जाएगा। जिंदगी नामा की बात करें कृष्णा शोभती, तो बौ का तीसरा हो जाएगा। धरती धन्नापना 100 का पहला जगदीश चंद हो जाएगा और मैला आंचल का जो है वो चौथा फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला विकल्प जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि वैचारिक धरातल पर उपन्यासों और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। पहला कह रहे एक ही शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणात्मक और व्यक्ति जो है स्वतंत्र है, के बारे में इसमें बात की गई है। बी कह रहे धरती धन्नपना प्रगतिवाद और दलित यथार्थ। सी बाणभट्ट की आत्मकथा इतिहास रथ से सिक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक मूल्य। और डी कह रहे कि आधा गांव शुद्ध रोमानी कलावादी दृष्टिकोण। तो किसके साथ जो है उसकी प्रवृत्ति जो है वो संगत नहीं है। तो डी जो है आधा गांव के साथ इसकी जो प्रवृत्ति है वो संगत नहीं है, बल्कि आधा गांव आंचलिक, सांप्रदायिक और विभाजन की त्रासदी से जुड़ा हुआ एक सामाजिक उपन्यास है। चौथे सवाल पर आते हैं। करें कि जिंदगी नामा उपन्यास की मूल चेतना और वैचारिक पीठिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, यह 20वीं शताब्दी के शुरुआती पंजाब के साझी संस्कृति और जीवंत लोक जीवन का दस्तावेज है। बी कह रहा है कि यह पूर्णतः एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा उपन्यास है जिसमें वर्ग संघर्ष प्रमुख है। सी, इसमें देश विभाजन की प्रत्यय विभीषिका और रक्तपात का चित्रण है। और डी कह रहा है कि यह एक व्यक्तिवादी और आत्मकेंद्रित औपन्यासिक विधा उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है चौथे में। तो विकल्प पहला इसका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यह जिंदगी नामा विभाजन के ठीक पहले जो अविभाजित पंजाब के किसानों और उनकी साझी संस्कृति, उत्सवों और जीवंतता को राग रंजित भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि उपन्यास सूची पहला जो है उपन्यास और सूची सेकंड जो है मुख्य वैचारिक स्वर से सुमेलित करना है उपन्यास, और उस उपन्यास का जो वैचारिक स्वर है वो क्या है ये आपको बताना है। और पहला गोदान में कह रहा है कि अस्मितामूलक दलित संघर्ष और बड़ संघर्ष, शेखर एक जीवनी कृषक जीवन का त्रासदीपूर्ण महाकाव्य, धरती धन्नापना अंचल की समग्रता और लोक संस्कृति, महिला अंचल व्यक्ति मन की स्वतंत्र और ब्रदरो भावना। तो आपको इन उपन्यासों के साथ जो है उनकी जो वैचारिक जो स्वर है उसके साथ मिलान करना है। तो यदि हम और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। ए कह रहा है कि अ का दूसरा, ब का चौथा, स का पहला, द का तीसरा। बी कह रहा है कि अ का पहला, ब का चौथा, स का दूसरा, द का तीसरा। सी कह रहा है कि अ का दूसरा, ब का पहला, स का चौथा और द का तीसरा। और डी कह रहा है कि अ का तीसरा, ब का चौथा, स का पहला और द का दूसरा। तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो गोदान की अगर हम बात करें पांचवें सवाल में, तो अगर गोदान की बात करें तो गोदान में कृषक जीवन का ताष्टिपूर्ण महाकाव्य है, अर्थात अ का दूसरा हो जाएगा।
शेखर की जीवनी की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा चौथा, व्यक्ति मन की स्वतंत्र और विद्रोही भावना का विकल्प। धरती धन अपना की बात करें तो इसका हो जाएगा अस्मितामूलक दलित विमर्श और संघर्ष। और महिला अंचल की बात करें तो अंचल की समग्र लोक संस्कृति। इस हिसाब से विकल्प पहला जो है इसका उत्तर सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, स्थापना में कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बल्कि उसमें आधुनिक युगीन संकटों का समाधान भी निहित है। तर्क में कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास के बहाने समकालीन नारी अस्मिता, गरिमा और मानव मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा की है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर करना है। ए कह रहे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहे कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहे कि ए सही परंतु आर गलत, और डी कह रहे कि ए गलत परंतु आर सही। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। सवाल नंबर 7वें पर आते हैं कि राही मासूम रजा द्वारा जो है रचित आधा गांव का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसमें किस क्षेत्र का चित्रण है? ए 1966 गंगौली गांव गाजीपुर, 1954 मेरीगंज पूर्णिया, 1972 डेरा जट्टा पंजाब और 36 बेलारी अवध का। तो इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा। 66 प्रकाशन वर्ष, गांव गंगौली और जिला का नाम गाजीपुर। 8 नंबर सवाल पर आते हैं कि धरती धन अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद ने अपने इस उपन्यास में पंजाब के किस अंचल के दलित जीवन के यथार्थ को उकेरा है? ए दोआब अंचल होशियारपुर जिला, बी मालवा अंचल भटिंडा जिला, सी माझी अंचल अमृतसर जिला और डी पोठोहार अंचल। तो किस क्षेत्र का जो है इन्होंने यथार्थ उकेरा है? तो इन्होंने जो है वो अपने इस उपन्यास में पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दोआब क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम घोड़ेवाहा है, वहाँ के दलितों के दारुण जीवन और सामंतिक जो शोषण पर आधारित उपन्यास जो है वो लिखा है। तो ये विकल्प आपका पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? पहला कह रहा आधा गांव, दूसरा धरती धन्नापना, तीसरा जिंदगी नामा और चौथा कह रहा है कि मैलांचल। विकल्प ए कह रहा है कि चौथा पहला दूसरा तीसरा, बी कह रहे पहला चौथा दूसरा तीसरा, सी कह रहा है कि चौथा दूसरा पहला तीसरा और चौथा कह रहा है डी कह रहा है कि चौथा पहला तीसरा दूसरा। तो कौन सा सही होगा? तो विकल्प इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? मैलांचल 54, आधा गांव 66, धरती धन अपना 72, जिंदगी नामा 79। तो ये विकल्प सही है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में बाणभट्ट की आत्मकथा की मूल साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? ए इतिहास का अंधानुकरण, बी ऐतिहासिक कल्पना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सी केवल राजनीतिक दाव पेचों का यथार्थ चित्रण और डी मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि का कठोर प्रयोग। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, ऐतिहासिक कल्पना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखिए द्विवेदी जी ने इतिहास की उपलब्ध कड़ियों को अपनी सांस्कृतिक और उदात्त कल्पना से जोड़कर प्राचीन भारत की गौरवशाली संस्कृति को अपने इस उपन्यास में जीवंत किया है। सवाल नंबर 11 पर आते हैं करें कि निम्नलिखित अंचल गांवों को संबंधित उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब पहले लिखा है मैरीगंज गोदान, बेलारी और शिमरी मैला अंचल, गंगोली आधा गांव और घोड़ेवाह धरती धनपना। तो इसको सुमेलित करना है कि कौन सा गांव जो है किस उपन्यास में आया हुआ है। ए विकल्प में कह रहा है कि ए का कह रहा है कि औ का दूसरा, बौ का पहला, सौ का तीसरा, दौ का चौथा। बी करे कि औ का पहला, बौ का दूसरा, सौ का तीसरा, दौ का चौथा। सी करे कि औ का दूसरा, बौ का पहला, सौ का चौथा, दौ का तीसरा। और डी कह रहा है कि औ का तीसरा, बौ का पहला, सौ का दूसरा और दौ का चौथा। अब आपको बताना है सही क्या होगा। देखिए और मैरीगंज जो है वो मैलांचल अर्थात औ का दूसरा हो जाएगा। बेलारी और सिमरी जो है वो गोदान अर्थात बौ का पहला हो जाएगा। गंगौली जो है वो आधा गांव अर्थात सौ का तीसरा और घोड़ेवाह चौथा हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका विकल्प जो है वो पहला क्या होगा वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं कि मैला आंचल के मैरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए WG आर्चर की पत्नी मैरी के नाम पर, बी अंचल के एक प्रसिद्ध जमींदार की बेटी के नाम पर, सी मार्टिन साहब की नवविवाहिता पत्नी मैरी के नाम पर और डी गांव की एक लोक देवी के नाम पर। तो किसके नाम पर मैरीगंज रखा गया? तो ये रखा गया मार्टिन साहब की नवविवाहिता पत्नी के नाम पर। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। स्थापना में करें कि आधा गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के खास भाषाई और सांस्कृतिक परिवेश का प्रमाणिक प्रतिनिधित्व करता है। तर्क में करें कि इसमें शिया और सुन्नी मुसलमानों के आपसी अंतर्विरोध के साथ भोजपुरी मिश्रित अवधी उर्दू भाषा का अत्यंत जीवंत जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है।
अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है कि सही कौन सा होगा। ए कह रहे कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी करे कि ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी करे कि ए सही आर गलत और डी करे कि ए गलत आर सही। तो इसका अगर प्रश्न की बात की जाए उत्तर की तो विकल्प पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि इस गांव में अगर हम बात करें गाजीपुर के स्थानीय जो बोली है वो शिया मुसलमानों की संस्कृति उसके भाषाई मुहावरों का यथार्थ दस्तावेज माना जाता है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि पंजाब के ग्रामीण और सामंती परिवेश को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यास का कौन सा युग्म सही है। ए जिंदगीनामा और धरती धन अपना, बी मैला आंचल और आधा गांव, सी शेखर एक जीवनी और गोदान, डी बाणभट्ट की आत्मकथा और जिंदगीनामा। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात की जाए तो विकल्प पहला हो जाएगा जिंदगीनामा और धरती धन अपना। ये दोनों जो है वो पंजाब के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रख करके उपन्यास जो है वो लिखे गए हैं। एक की अगर बात करें तो जो है वो पूर्वी पंजाब के होशियारपुर अंचल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि जिंदगीनामा पश्चिमी पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, जिसको शाहपुर या गुजरात अंचल कहते हैं, वो अब पाकिस्तान में है। तो ये दोनों की कहानी जो है उसमें कही गई है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास की विशेषता को सही रूप से परिभाषित नहीं करता है। ए इसमें अंचल विशेष का लोक जीवन, लोकगीत, उत्सव और भाषा मुख्य नायक उभरते हैं। बी करें कि नायक कोई एक विशिष्ट व्यक्ति न होकर पूरा अंचल ही होता है। सी इसमें केवल नगरीय मध्यवर्ग के मानसिक द्वंद्वों का चित्रण मुख्य रूप से किया जाता है। और डी करें कि भौगोलिक परिवेश और स्थानीय रूढ़ियाँ कथा वस्तु का नया मोड़ देती हैं। तो कौन सा जो है इसके रूप को परिभाषित नहीं करता है वो बताना है। तो विकल्प सी जो है ये परिभाषित नहीं करता है। बाकी तीनों जो है हमें आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ जो है वो सुमेलित करना है। और कह रहा है कि बाणभट्ट निपुणिका महामाया जो है वो शेखर एक जीवनी, कालीचरण बावनदास डॉक्टर प्रशांत भानवत की आत्मकथा, बाबा रामचंद्र शशि सरस्वती महिला आंचल, मिस्टर खन्ना पंडित दाता दिन गोबर गोदान। तो इसको मिला करके आपको बताना है कि कौन किससे जो है वो संबंधित है। विकल्प ए कह रहा है कि अ का जो है वो दूसरा, ब का तीसरा, स का पहला और द का चौथा। बी कह रहा है कि अ का तीसरा, ब का दूसरा, स का पहला, द का चौथा। और सी कह रहा है कि अ का पहला, अ का दूसरा, ब का पहला, स का तीसरा और द का चौथा। और जबकि डी कह रहा है कि अ का चौथा, ब का तीसरा, स का पहला, द का दूसरा। तो इसको आपको क्या करना है वो मिलान करके बताना है कि कौन सा जो है इसमें क्या है वो सही है। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की हम अगर बात करें सवाल नंबर 16 की, तो 16 की बात करें तो विकल्प पहला जो है इसका क्या होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट निपुणिका महामाया ये बाणभट्ट की आत्मकथा, कालीचरण बावनदास प्रशांत ये महिला आंचल, बाबा चंद्र शशि सरस्वती शेखर एक जीवनी, मिस्टर खन्ना पंडित दाता दिन गोबर जो है ये गोदान के पात्र हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि धरती धन अपना उपन्यास के मुख्य स्त्री और पुरुष पात्र कौन है ये आपको बताना है। ए ज्ञानो और काली, बी शशकला और शेखर, सी कमली और डॉक्टर प्रशांत और डी सिलिया और मतदेन। तो कौन से पात्र धरती धन अपना के हैं ये आपको बताना है। तो इसके पात्र जो है वो विकल्प ए हैं ज्ञानो और काली, ये जो है इसके मुख्य जो है वो पात्र हैं। उपन्यास का नायक काली है जो कानपुर से लौटकर आता है और नायिका ज्ञानो है। दोनों का प्रेम जातिवादी सामंती व्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है। आधा गांव उपन्यास के पात्रों का कौन सा समूह सुमेलित है ये आपको बताना। एक रहा हकीम अली, कबीर, मियाँ तनवीर, फुनमन मियाँ। बी कह रहा है कि होरी राय साहब, मिस्टर मेहता मालती, सी बाणभट्ट, सुचरिता भट्टनी, लोरिकदेव और डी शाहजी साहनी, रबिया और चिन्ने। तो कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प पहला जो है इसमें आपको करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कह रहे हैं कि महिला आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र अंधविश्वास, रूढ़वादिता और मठ के पाखंड का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। ए बालदेव और रामदास, बी डॉक्टर प्रशांत, सी कालीचरण और डी मिस्टर कली मुल्लाह। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा बालदेव और रामदास। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का चरित्र किस रूप में उभरता है। ए वह एक राजसी, अहंकारी और विलासी नारी है जो बाणभट्ट से घृणा करती है। बी वह नाट्यकला में निपुण, बाणभट्ट को अंतहीन प्रेरणा देने वाली और त्याग की प्रतिमूर्ति है। सी वह एक खलनायिका है जो भट्टनी को बंदी बनाती है। और डी
या वह केवल एक काल्पनिक गौण पात्र है जिसका कथा से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो उसका उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। यह एक जो है कला में निपुण बाणभट्ट को अंतहीन प्रेरणा देने वाली और त्याग की प्रतिमूर्ति जो है वो है, और बाणभट्ट की जो है सबसे बड़ी सहयोगी हुए। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे कि आपको सूची पात्र, एक सूची पहली पात्रों की और दूसरी उसकी विशेषताओं की मिलेगी, और आपको उसके साथ जो है सुमेलित करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, बामनदास में के सामने रह रहे गोदान का प्रगतिशील अर्धस्वार्थी बौद्धिक पात्र, प्रोफेसर मेहता महिला अंचल का सच्चा गांधीवादी जो अंत में मारा जाता है, शेखर धरती धन्नपना का शोषक सामंत जमींदार, और चौधरी हरनाम सिंह शेखर एक जीवनी का विद्रोही अंकवादी नायक। तो इनको जो है इसके साथ मिलाना है कि कौन किसके साथ सुमेलित है वो आपको बताना है। विकल्प ए पे कह रहा है कि अ का दूसरा, ब का पहला, स का चौथा, द का तीसरा। बी विकल्प कह रहा है कि अ का पहला, ब का दूसरा, स का चौथा, द का तीसरा। और सी कह रहा है कि अ का दूसरा, ब का चौथा, स का पहला, द का तीसरा। और डी कह रहा है कि अ का तीसरा, ब का पहला, स का चौथा, द का दूसरा। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, बामनदास की अगर हम बात करें तो बामनदास जो है वो महिला अंचल का सच्चा गांधीवादी जो अंत में मारा जाता है, तो आपका अ का जो है वो दूसरा हो जाएगा। प्रोफेसर मेहता तो गोदान का प्रसील अर्थात ब का पहला हो जाएगा। शेखर की बात करें तो चौथा हो जाएगा, सौ की बात चौथा, और दो की बात तीसरा, अर्थात इस हिसाब से विकल्प पहला आपका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में करें गोदान उपन्यास की सिलिया किस जाति की है और उसका संबंध किस उच्च जाति पात्र से होता है। ए चमार जाति पंडित मतदीन, बी पासी जात पंडित मतदातादीन, सी अहिर जाति गोबर, और डी राजपूत जाति राय साहब। तो किससे संबंध होता है। तो उसका संबंध चमार जाति से है वो, और संबंध पंडित मतादीन से है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि शेखर एक जीवनी में शशि का शेखर से जीवन में क्या स्थान है। ए वह शेखर की सगी बहन है जिससे वह ईर्ष्या करता है। बी वह शेखर की मौसेरी बहन और सहचरी है, उसकी प्रेरणा है जो उसके जीवन को दिशा देती है। सी वह शेखर की शिक्षिका है जो उसे राजनीति सिखाती है। और डी वह एक काल्पनिक चरित्र है जो केवल शेखर के सपनों में आती है। तो देखिए, शेखर जो है शशि जो है वो शेखर की मौसेरी बहन है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी वास्तव में कौन है। ये हर्षवर्धन की सगी पुत्री, बी खोया व देवपात्र, सी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या जैसे बाणभट्ट संकट से मुक्त कराता है, और डी अघोर भैरव की शिष्या। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो उसका उत्तर विकल्प सी जो है आपका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करें कि जिंदगी नामा उपन्यास की कहानी का चरित्र किस मानवीय गुण को प्रदर्शित करता है। ए क्रूरता, लालच और सांप्रदायिक विद्वेष, बी ममता, उदारता, लोक कल्याण और अंचल के प्रति अगाध प्रेम, सी शहरी आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण, और डी धार्मिक कट्टरता और एकाकीपन। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से महिला अंचल का प्रतिनायक किसे माना जा सकता है जो अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों से अंचल को दूषित करता है। ए कालीचरण, बी बालदेव, सी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, और चोटी खिलावन सिंह की गंदी राजनीति, और डी डॉक्टर प्रशांत। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी जो है वो क्या होगा सही हो जाएगा। प्रारंभ में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद किसानों का शोषण करते हैं और गांव के अन्य स्वार्थी तत्व जैसे सिंगानिया, खिलावन सिंह आदि जातिगत वैमनस्य फैलाकर अंचल की हवा को दूषित करते हैं। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि आधा गांव के फुक्कन मियाँ की चारित्रिक विशेषता क्या है। ए वे पाकिस्तान के कड़े समर्थक और हिंदू से नफरत करते हैं। बी वे अपनी मिट्टी अंचल से बेपनाह मोहब्बत करने वाले और जमीन से जुड़े बेबाक व्यक्ति हैं। सी वे गांव छोड़कर सर भाग जाने वाले डरपोक जमींदार हैं। सी वे मौलवी हैं जो आधुनिक शिक्षा के खिलाफ हैं। तो आपको बताना कि फुक्कन का जो चरित्र है महिला अंचल में वो क्या है। तो उनका चरित्र है कि वो अपनी मिट्टी अंचल को बेपनाह मोहब्बत करने वाले एक बेबाक व्यक्ति हैं। विकल्प भी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। करें कि आधा गांव उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इतिहास केवल राजाओं का नहीं बल्कि आम जनता के सुख दुख दर्द का बहता हुआ दरिया है। वह समीक्षात्मक कथन किस आलोचक का है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, और डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आधा गांव उपन्यास के संदर्भ में ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये नामवर सिंह का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। गोदान के किस पात्र को पाखंडी शोषक और सूदखोर महाजन के रूप में प्रेमचंद ने चित्रित किया है। ए झुमरी सिंह और नौखेराम, बी गोबर, सी मिस्टर खन्ना, और डी पंडित श्याम बिहारे। तो आपको बताना है कि किसे जो है प्रेमचंद ने इस रूप में चित्रित किया है। तो क्या है झुमरी सिंह और नौखेराम को। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 30 पर आते हैं। करके धरती धन अपना उपन्यास का काली समाज के किस रूप से टूटकर अंत में पुनः पलायन के लिए मजबूर होता है? ए, शहरी मिल मजदूरों की हड़ताल से। बी, गांव के भयंकर जातिवादी रूढ़िवादी छुआछूत और जमींदार के अत्याचार से। सी, ज्ञानों के विश्वासघात से। और डी, अंग्रेजी सरकार की प्रताड़ना से। तो 30वीं का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि नारी शरीर देह मंदिर की भांति पवित्र है, यह सुप्रसिद्ध कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का और इसे कौन कहता है? ए, बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट। बी, बाणभट्ट की आत्मकथा अघोर भैरव, पुनर्नवा देव रात और चारूचंद्र सतवाहन। तो किसका है, किस उपन्यास से? तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट का है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैं तो समझती हूँ कि मानव जाति का सबसे बड़ा पाप है निर्धनता, इस पाप का दंड उसे जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। यह संवाद गोदान के किस पात्र का है? ए, धनिया। बी, मिस मालती। सी, झुनिया। और डी, रूपा। तो किसका ही आपको बताना है? तो ये कथन जो है वो धनिया का है। विकल्प ए सही होगा। धनिया का कथन तीखा और सामाजिक यथार्थ से उपजा हुआ कथन है जो गरीबी के तंज को बयां करता है। सवाल नंबर 33 पर आते हैं। करें कि तुम जिसे क्रांति समझते हो वह केवल एक उत्तेजना है, भड़काया हुआ अहंकार है। यह वैचारिक संवाद किस उपन्यास का हिस्सा है? ए, महिला आंचल। बी, शेखर एक जीवनी। सी, आधा गांव। और डी, धरती धन अपना। तो किस उपन्यास से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये शेखर एक जीवनी से संबंधित है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 पर आते हैं। करें कि हमारा वतन गंगौली है, हम पाकिस्तान नहीं जानते, हमारी कब्र इसी मिट्टी में बनेगी। आधा गांव का यह अमर संवाद किसके द्वारा बोला गया है? ए, फुक्कन मियाँ। बी, हकीम अली कबीर। सी, कमरू बाबू। और डी जो है वो मियाँ साजिद। तो किसके द्वारा बोला गया है ये आपको बताना है। तो ये फुक्कन मियाँ का कथन है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 35 के। 35 में कह रहे हैं कि ममता और अधिकार में बड़ा अंतर है। ममता सब कुछ दे देती है, अधिकार सब कुछ छीन लेता है। यह उक्त किस रचनाकार की वैचारिक शैली का परिचायक है? ए, फणीश्वर नाथ ऋतु। महिला आंचल। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा। सी, प्रेमचंद गोदान। और डी, आगे शेखर एक जीवनी। तो आपको बताना है कि ये जो वैचारिक शैली है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।